हेलो फ्रेंड्स, शशि अग्रवाल चैनल के अंदर मैं डॉक्टर शशि अग्रवाल वेलकम यू ऑल। तो आज का जो हमारा सब्जेक्ट है दैट इज द इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स, जो कि +2 इकोनॉमिक्स एंड +2 कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए ये टॉपिक रेलेवेंट है। हमारा जो टॉपिक है दैट इज द गवर्नमेंट बजट एंड इकोनॉमी। तो इसके अंदर हम पूरा का पूरा वीडियो जो है गवर्नमेंट बजट एंड इकोनॉमी का देखने वाले हैं। तो ये आपके फाइनल एग्जाम के लिए भी रिवीजन हो जाएगी और ये टॉपिक काफी इम्पोर्टेंट भी है। अगर आपको मेरा ये एफर्ट सही लगता है तो प्लीज डू लाइक माय वीडियो, इसको शेयर कीजिए तथा मेरे चैनल शशि अग्रवाल को सब्सक्राइब कीजिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं गवर्नमेंट बजट का मतलब क्या है। देखो, जो गवर्नमेंट बजट होता है ये गवर्नमेंट जो है एक स्टेटमेंट ऑफ एस्टीमेट, जिसके अंदर वो एस्टीमेट करती है कि गवर्नमेंट की रिसीट क्या होगी। रिसीट का मतलब होता है कि गवर्नमेंट के पास जो फंड्स आएंगे वो कहाँ से आएंगे और गवर्नमेंट जो है कहाँ कहाँ पे उसको एक्सपेंडिचर करेगी। तो ये स्टेटमेंट है ऑफ द एस्टिमेशन। यहाँ पे एस्टिमेशन किया जाता है गवर्नमेंट की रिसीट का कि कहाँ कहाँ से गवर्नमेंट के पास फंड्स आएंगे और कहाँ कहाँ पे गवर्नमेंट जो है उसको स्पेंड करेगी ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। और ये बजट हमें बताता है एक तो जो मतलब जो प्रीवियस ईयर था उसके अंदर गवर्नमेंट की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस क्या थी और जो कमिंग ईयर है उसके लिए फाइनेंशियल प्रोग्राम्स और पॉलिसी गवर्नमेंट की क्या रहेगी। तो ये सेकंड पार्ट जो फाइनेंशियल प्रोग्राम एंड पॉलिसी है उसके ऊपर ज्यादा फोकस करता है। तो गवर्नमेंट बजट जो होता है बेसिकली एन एनुअल एक्सरसाइज है जो गवर्नमेंट का एस्टिमेटेड रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर फॉर द कमिंग फाइनेंशियल ईयर जो है डिस्क्लोज करता है। जनरली फर्स्ट फैब को, जैसे इंडिया के अंदर जो फिनांस मिनिस्टर होता है वो हमारा जो एनुअल बजट होता है पार्लियामेंट की अप्रूवल के लिए फर्स्ट फैब को प्रेजेंट किया जाता है। देखो, यहाँ पे जो बजट बनाया जाता है उसके अंदर जो प्रीवियस परफॉर्मेंस होती है उसके ऊपर भी बताया जाता है, लेकिन जो ज्यादा फोकस होता है वो होता है नेक्स्ट ईयर के लिए गवर्नमेंट की क्या प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज हैं। और जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स होते हैं उनको बजटरी पॉलिसी या फिस्कल पॉलिसी कहा जाता है। और ये बजटरी पॉलिसी जो होती है दो चीजों के साथ रिलेट करती है। रेवेन्यू एस्पेक्ट कि गवर्नमेंट के पास पैसा कहाँ से आएगा, उसकी एक्सपेक्टेड रिसीट कहाँ से होगी, और एक्सपेंडिचर एस्पेक्ट जिसके अंदर गवर्नमेंट कहाँ कहाँ पे इसको स्पेंड करेगी। तो गवर्नमेंट बजट को हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, इट इज द स्टेटमेंट ऑफ एक्सपेक्टेड रिसीट्स एंड एक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट फॉर द फाइनेंशियल ईयर टू कम, जो हमें बताता है कि गवर्नमेंट की जो है बजटरी पॉलिसी क्या है। और यहाँ पे हमारा जो ऑब्जेक्टिव होता है कि ग्रोथ को हमने अचीव करना है विथ स्टेबिलिटी। तो गवर्नमेंट बजट जो है दैट इज a statement of expected receipts and expected expenditure of the government for the financial year, for the coming financial year to come, that reveal budgetary policy of the government to achieve the twin objective of growth with stability। तो गवर्नमेंट बजट जो बनाया जाता है उसके पीछे जो ऑब्जेक्टिव होता है जिसको वन बाय वन करके हम अंडरस्टैंड करेंगे। हाई रेट ऑफ जीडीपी, बैलेंस डिजिटल ग्रोथ, रीएलोकेशन ऑफ द रिसोर्सेज, प्रोविजन ऑफ पब्लिक गुड्स, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी एंड इनकम, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। तो सबसे पहले देखो, जो बजट का उद्देश्य होता है कि हमने जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है उसका हाई रेट करना है कि हमारी जो जीडीपी है वो इंक्रीज होनी चाहिए, हाई रेट पे होनी चाहिए। और यहाँ पे इसको गवर्नमेंट जो है दो तरीकों से अचीव करती है। देखो, यहाँ पे गवर्नमेंट जो है वो क्या करती है कि पब्लिक इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर करती है, क्योंकि जब पब्लिक इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर होता है तो उससे इकोनॉमी के अंदर इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है और एग्रीगेट डिमांड को भी पुश होती है। और सेकेंड होता है कि जो प्राइवेट सेक्टर है उनको भी टैक्स बेनिफिट देके, टैक्स हॉलीडेज देके उनके प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज करती है। तो ये गवर्नमेंट जो है बजटरी पॉलिसी के माध्यम से पब्लिक इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर करके और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को इंड्यूस करके जो है जीडीपी को इंक्रीज करने की कोशिश करती है। एलोकेशन ऑफ द रिसोर्सेज, देखो यहाँ पे होता है कि जो बजटरी पॉलिसी है वो
गवर्नमेंट जो है डायरेक्ट करती है कि जो रिसोर्सेज होते हैं इस ढंग से एलोकेट होने चाहिए कि जहाँ पे, क्योंकि देखो जो प्राइवेट सेक्टर होता है उसका उद्देश्य होता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है, लेकिन गवर्नमेंट जो होती है वो सोशल वेलफेयर को मैक्सिमाइज करनी चाहती है। तो रिसोर्सेज जो होते हैं ऐसे प्रोडक्ट्स ऐसे सर्विसेज के अंदर एलोकेटेड होने चाहिए ताकि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का ऑब्जेक्टिव अलॉन्ग विद द सोशल वेलफेयर अचीव हो सके। ये रिसोर्सेज जो होते हैं ऐसे प्रोडक्ट और सर्विसेज पे एलोकेटेड नहीं होने चाहिए जो कि सोसाइटी के लिए हार्मफुल है, जैसे कि सिगरेट्स है, टबाकूज है, तो उसके ऊपर सरकार जो है ज्यादा टैक्स लगाती है। बैलेंस्ड रीजनल ग्रोथ, तो यहाँ पे भी होता है कि बैलेंस्ड रीजनल ग्रोथ का मतलब होता है कि जो इकोनॉमी में है ऐसे नहीं है कि जैसे स्टेट्स हैं तो ये नहीं है कि कोई स्टेट ज्यादा मतलब डेवलप है और कोई स्टेट कम डेवलप है, और इस तरह विद इन स्टेट जो है कि कुछ जो सिटीज हैं वो ज्यादा डेवलप है, कुछ एरिया जो है वो अंडर डेवलप है। तो गवर्नमेंट क्या करती है कि वो बजटरी पॉलिसी के द्वारा रीजनल ग्रोथ को बैलेंस करना चाहती है कि सब जगह पे एक जैसी जो है ग्रोथ होनी चाहिए। तो उसके लिए लिबरल टैक्स लॉज जो है बनाए जाते हैं, टैक्स हॉलिडेज दी जाती हैं कि जो बैकवर्ड एरियाज के अंदर अपने यूनिट्स खोलते हैं तो उनको काफी सारे कंसेशंस दिए जाते हैं, और उसी तरह बैकवर्ड एरियाज के अंदर जो है स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स जो है एस्टैब्लिश किए जाते हैं ताकि जो इंडस्ट्रीज है वहां पे लग सके और एरिया जो है उसकी ग्रोथ हो सके। उसी तरह इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, देखो यहाँ पे क्या होता है कि जैसे अगर सब कुछ मार्केट फोर्सेस के ऊपर छोड़ दिया जाए डिमांड और सप्लाई के बेसिस पे, तो वहां पे बिजनेस साइकिल होते हैं, कभी मंदी का है, रिसेशन है, कभी जो है प्रॉस्पेरिटी है। तो इस तरह के साइकिल जनरेट हो जाते हैं, जैसे रिसेशन है, डिप्रेशन है, उसके बाद रिकवरी और उसके बाद बूम। तो बूम जो बजट है वो एक सरकार की इम्पोर्टेंट पॉलिसी है जिसके माध्यम से जो इकोनॉमी के अंदर ये डिस्टॉर्शन होती है, कभी डिफ्लेशन है जिसके अंदर प्राइसेस फॉल कर जाती हैं और इन्फ्लेशन है जिसके अंदर प्राइसेस राइज कर जाती हैं, तो ऐसी सिचुएशंस को बजट के माध्यम से मैनेज किया जाता है। प्रोविजन ऑफ द पब्लिक गुड्स, देखो जब मार्केट इकोनॉमी होती है तो जो डिमांड और सप्लाई फोर्सेस होती हैं तो डेफिनेटली वो पब्लिक गुड्स जो होती हैं कि पब्लिक को एडिक्वेट मात्रा में मिले वो परमिट नहीं करती, क्योंकि जो डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस होती हैं उन्हीं चीज़ों के ऊपर फोकस करते हैं जहाँ पे जो प्रोड्यूसर्स हैं उनको मैक्सिमम प्रॉफिट मिलता है। तो लेकिन ये जो गुड्स होती हैं ये कलेक्टिवली जो है लोगों की नीड्स को सेटिस्फाई करती है, तो इसलिए जो है सरकार जो है बजट के माध्यम से पब्लिक गुड्स की प्रोविजन करती है कि लोगों को ये सफिशिएंट मात्रा के अंदर अवेलेबल हो। जैसे लॉ एंड एडमिनिस्ट्रेशन सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री जो है ये इसकी काफ़ी अच्छी इम्पोर्टेंट एग्जांपल है। तो ये गुड्स जो होती है बजटरी एलोकेशन, गवर्नमेंट जो है बजट बनाती है और बजटरी एलोकेशन ऑफ फंड्स करती है इन गुड्स के लिए और इनको सफिशिएंट मात्रा के अंदर जो है लोगों को प्रोवाइड करती है। रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ, क्योंकि इकोनॉमी के अंदर रिच और पुअर का जो गैप होता है उसको वो गवर्नमेंट जो होती है बजट के माध्यम से रिड्यूस करना चाहती है। तो वहां पे चाहती है कि इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी और इनकम हो जिससे सोशल वेलफेयर भी इंक्रीज होता है। और यहाँ पे जो रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम और वेल्थ को वो दो वे से करती है कि जो रिच क्लास होती है उनके ऊपर टैक्स इम्पोज करती है और जो पुअर क्लास होती है उसको फाइनेंशियल असिस्टेंस इन द फॉर्म ऑफ सब्सिडीज प्रोवाइड करती है। उसी तरह जो लोग लो पॉवर्टी लाइन होते हैं उनको फूड आइटम जो होती हैं मिनिमम प्राइस के ऊपर जो है प्रोवाइड की जाती है। इसी तरह जो बजटरी पॉलिसी होती है वो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी भी क्रिएट करती है। तो गवर्नमेंट एंटरप्रेन्योरशिप जिसके अंदर गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर के अंदर जो है यूनिट्स खोलती है और बहुत सारी बजट के माध्यम से बहुत सारी जो है स्कीम्स भी लेके आती है, जैसे महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, और जिसके अंदर जो सोसाइटी के पुअर सेक्शंस होते हैं उनको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड की जाती है। और उसी तरह जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का 112 है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को मतलब उसके अंदर जो निर्देश है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द कंट्री एज ए होल बनाएगी और इसको लोकसभा एंड राज्यसभा के अंदर प्रेजेंट किया जाएगा। उसी तरह आर्टिकल 202 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रिक्वायर एवरी स्टेट टू प्रिपेयर द बजट एंड प्रेजेंट बिफोर द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। स्ट्रक्चर ऑफ द बजट, देखो जो बजट का स्ट्रक्चर है उसके अंदर दो चीजें हैं, एक तो बजट रिसीट है, एक बजट एक्सपेंडिचर है।
बजट रिसीट के अंदर है रेवेन्यू रिसीट एंड कैपिटल रिसीट। बजट एक्सपेंडिचर के अंदर जो है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर, जिसको वन बाय वन करके हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे। रेवेन्यू अकाउंट के अंदर आ जाता है कि रेवेन्यू रिसीट और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और कैपिटल अकाउंट के अंदर आ जाता है कैपिटल रिसीट्स एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो बजट सीट के अंदर जो है कि गवर्नमेंट जो है जो भी उसके फिस्कल ईयर के अंदर जो भी ऑल सोर्सेज हैं, कहाँ कहाँ से उसको मनी रिसीट्स प्राप्त होगी, इसके अंदर रेवेन्यू रिसीट एंड कैपिटल रिसीट भी शामिल होती है। एस्टिमेटेड बजट एक्सपेंडिचर जो डेवलपमेंट और नॉन डेवलपमेंट प्रोग्राम के ऊपर स्पेंड होता है, तो हम कह सकते हैं कि बजट के दो कंपोनेंट है। एक बजट रिसीट है जिसके अंदर जो है रेवेन्यू रिसीट एंड कैपिटल रिसीट आ जाती है। बजट एक्सपेंडिचर है जिसके अंदर जो है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर आ जाता है, जिसके अंदर डेवलपमेंट एज वेल नॉन डेवलपमेंट प्रोग्राम्स के ऊपर जो खर्चा होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं रेवेन्यू रिसीट्स क्या होती है। देखो, जो रेवेन्यू रिसीट्स होती हैं, जो रेवेन्यू रिसीट ऑफ द गवर्नमेंट होती है, वो गवर्नमेंट जो है वो मनी रिसीट्स होती हैं जो गवर्नमेंट के लिए ना तो कोई लायबिलिटी क्रिएट करती हैं और ना ही कोई गवर्नमेंट के एसेट के अंदर रिडक्शन आती है। तो जो रेवेन्यू रिसीट है उसकी दो स्पेसिफिक फीचर्स होते हैं। दीज रिसीट्स डू नॉट क्रिएट एनी कॉरस्पॉन्डिंग लायबिलिटी फॉर द गवर्नमेंट। ये नहीं कि गवर्नमेंट जब इनसे पैसा रिसीव करती है तो गवर्नमेंट के लिए वही लाइबिलिटी बन जाती है। तो रेवेन्यू रिसीट के अंदर जो है ऐसी कोई कॉरस्पॉन्डिंग लाइबिलिटी नहीं बनती। जैसे गवर्नमेंट जो है टैक्स कलेक्ट करती है, तो टैक्स जो है एक कंपल्सरी पेमेंट है। तो ये नहीं है कि सरकार ने टैक्स लेके उसके कॉरस्पॉन्डिंग कोई काम करना है या सरकार के लिए कोई कॉरस्पॉन्डिंग लाइबिलिटी बन जाती है। तो ये यूनिलेटरल कंपल्सरी पेमेंट है जो कि गवर्नमेंट को की जाती है। और उसी तरह जब सरकार टैक्स लोगों से वसूल करती है तो गवर्नमेंट से कोई जो है मतलब गवर्नमेंट के जो एसेट्स हैं उनके अंदर भी रिडक्शन नहीं आती। तो टैक्स रिसीट जो होती है, क्योंकि वो कभी रीपे नहीं करनी होती, तो डू नॉट लीड टू रिडक्शन इन द एसेट ऑफ द गवर्नमेंट। और उसी तरह हम रेवेन्यू रिसीट के जो सोर्सेज हैं, टैक्स रिसीट्स हैं, नॉन टैक्स रिसीट्स हैं। टैक्स रिसीट्स के अंदर जैसे इनकम टैक्स, कॉर्पोरेशन टैक्स, स्टेट ड्यूटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी, गिफ्ट टैक्स आ जाती है। नॉन टैक्स रिसीट्स के अंदर जैसे फीस है, स्टेट इनकम फ्रॉम पब्लिक एंटरप्राइजेस, ग्रांट्स एंड डोनेशंस, स्पेशल असेसमेंट, फाइन्स, इनकम फ्रॉम द सेल ऑफ स्पेक्ट्रम आ जाती है, जिसको वन बाय वन करके वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड। तो टैक्स रिसीट जो है, टैक्स जो होता है कंपल्सरी पेमेंट होती है जो कि हाउस होल्ड जिसके ऊपर भी इम्पोज किया जाता है, चाहे वो हाउस होल्ड है, फर्म है या अदर इंस्टीट्यूशन है, वो कंपल्सरी पेमेंट होती है, तो वो गवर्नमेंट को उनको भुगतान देना ही पड़ता है। तो जो टैक्सेस होते हैं उनको हम क्लासिफाई कर सकते हैं: प्रोग्रेसिव टैक्स, रिग्रेसिव टैक्स, वैल्यू एडेड टैक्स, स्पेसिफिक टैक्स, डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। प्रोग्रेसिव टैक्स जो होता है, यहाँ पे जो टैक्स जैसे जैसे आपकी इनकम इंक्रीज होती जाती है, रेट ऑफ टैक्स भी इंक्रीज हो जाता है। देखो, हमारा जो इंडियन इकोनॉमी है इसके अंदर जो टैक्सेशन सिस्टम है प्रोग्रेसिव है, क्योंकि जो इसका रियल बर्डन होता है वो रिच लोगों के ऊपर ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू पुअर। जैसे मान लो टैक्स रेट, अगर हम आपकी इनकम जो है ये 2 lakhs टू अप टू 5 lakhs है, तो वहां पे इनकम टैक्स रेट है 5%। बट अगर आपकी इनकम इंक्रीज हो जाती है, सपोज कर लो वो 5 lakhs टू 10 lakhs के कैटेगरी में चल जाती है, देन इट इज 10%। मतलब जैसे जैसे आपका ये हाइपोथेटिकल है कि जैसे जैसे आपकी इनकम जो है इंक्रीज होती है तो आप हायर इनकम टैक्स स्लैब में आ जाते हो। तो ये प्रोग्रेसिव इनकम बढ़ने के साथ टैक्स बढ़ता है, जिससे रिच लोगों के ऊपर जो होता है बर्डन ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू पुअर पीपल। रिग्रेसिव के अंदर जो है यहाँ पे जो होता है ये पुअर लोगों के ऊपर ज्यादा बर्डन होता है। जैसे रिच और पुअर के अंदर अगर हम कहें कि कांस्टेंट रेट ऑफ टैक्सेशन है, जैसे मान लो किसी व्यक्ति की इनकम जो है 1 लाख है, उसके ऊपर रेट ऑफ टैक्स जो है 10% है, तो 10,000 दे के उसके पास 90,000 बचेगा, तो वो गुजारा अच्छी तरह से कर सकता है। उसी तरह जो दूसरा व्यक्ति है उसकी इनकम जो है 50,000 है, तो उसको 5,000 टैक्स देना पड़ेगा, तो उसको अपने कंजम्पशन के अंदर काफी जो है रिडक्शन करनी पड़ेगी, काफी सेक्रीफाइस करनी पड़ेगी। तो जो रिग्रेसिव टैक्स होता है इसका बर्डन जो होता है वो गरीब लोगों पे ज्यादा होता है। वैल्यू एडेड टैक्स और वैट जो होता है ये इनडायरेक्ट टैक्स होता है,
जो प्रोडक्शन की वेरियस स्टेजेस में जो वैल्यू एडिशन होती है, जैसे मान लो आपने जैसे वैल्यू ऑफ आउटपुट है 10,000, लेकिन उसके अंदर जो रॉ मटेरियल यूज किया है, इंटरमीडिएट यूज किया है वो 5,000 है, तो वैल्यू एडिशन है 5,000। तो वैल्यू एडिशन के ऊपर टैक्स लगता है ये। तो वैल्यू एडेड इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट कंजम्पशन। तो ये हर एक स्टेज ऑफ प्रोडक्शन के ऊपर लगता है। तो जीएसटी जो है इसका एक इम्पॉर्टेंट है। उसी तरह जो स्पेसिफिक टैक्स होता है, ये कमोडिटी के उसकी साइज के मुताबिक या वेट के मुताबिक या यूनिट के मुताबिक जो है इम्पोज किया जाता है। डायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होता है जिसके ऊपर लगाया जाता है, उसी को ही इसको बर्डन बेयर करना पड़ता है, वो किसी और को ट्रांसफर नहीं कर सकता। फाइनल बर्डन ऑफ विच इज बॉर्न बाय द पर्सन ऑन हुम इट इज इम्पोज्ड। तो डायरेक्ट टैक्स को हम किसी दूसरे के ऊपर इसका बर्डन ट्रांसफर नहीं कर सकते। इसकी एग्जाम्पल जो है इनकम टैक्स है, कॉर्पोरेट टैक्स है, गिफ्ट टैक्स है, वेल्थ टैक्स है। इसका जो बर्डन होता है वो दूसरे व्यक्ति पे ट्रांसफर नहीं हो सकता। इनडायरेक्ट टैक्स होता है, इनिशियल बर्डन जो होता है एक पर्सन पे होता है, लेकिन इसका जो इम्पैक्ट होता है वो बर्डन होता है वो दूसरे को शिफ्ट कर सकता है, मतलब कर देता है। क्योंकि देखो जब जीएसटी है वो पे किया जाता है सेलर से, बट वो कस्टमर से उसको रिकवर करता है। नॉन टैक्स रिसीट्स जो होती हैं, जो टैक्स रिसीट्स के जो इलावा अदर सोर्सेज होते हैं वहां से प्राप्त होती हैं, जैसे फीस है। देखो जब हम गवर्नमेंट जो है अपनी सर्विसेज जो है लोगों को प्रोवाइड करती है, तो उसके बदले में जो चार्जेस लेती है उसको हम फीस कहते हैं। तो इट इज नॉट प्राइस फॉर द कमर्शियल सर्विसेज, ये एडमिनिस्ट्रेशन एंड जुडिशियल सर्विसेज के लिए फीस हम प्रोवाइड करते हैं। जैसे लैंड रजिस्ट्रेशन फीस है, बर्थ एंड डेथ रजिस्ट्रेशन फीस है, पासपोर्ट की फीस है, कोर्ट फीस है। उसी तरह फाइन्स जो मतलब जैसे चालान कट जाता है कि जब लॉ को तोड़ा जाता है, तो ये गवर्नमेंट जो है पेनल्टी वहां पे इम्पोज करती है। यहाँ पे जो पर्पस होता है वो रेवेन्यू कमाना नहीं होता, पर ये होता है कि लोग जो होते हैं लॉ को फॉलो करें। स्टेट का मतलब होता है कि जैसे कई लोग ऐसे होते हैं जिनकी प्रॉपर्टी होती है, वो छोड़ जाते हैं, उनकी डेथ हो जाती है, लेकिन उनके लीगल उत्तराधिकारी नहीं होते, वहां से जो इनकम प्राप्त होती है दैट इज नोन एज स्टेट। स्पेशल असेसमेंट होती है कि जैसे जैसे गवर्नमेंट की डेवलपमेंट एक्टिविटीज होती हैं जिनकी वजह से लोगों की जो प्रॉपर्टीज हैं उनकी वैल्यू अप्रिशिएट हो जाती है, तो ये स्पेशल असेसमेंट जो है उनके ऊपर इम्पोज होती है, वो पेमेंट करते हैं ऑनर ऑफ दोज प्रॉपर्टी हुज वैल्यू हैज अप्रिशिएटेड ड्यू टू द डेवलपमेंट एक्टिविटीज ऑफ द गवर्नमेंट। इनकम फ्रॉम पब्लिक एंटरप्राइजेस, मतलब जो सरकार जो है उद्यम बना, मतलब जो पब्लिक जो सरकार यूनिट्स लगाती है वहां से जो इनकम प्राप्त होती है। उसी तरह 2G 3G की जो सेल्स से इनकम प्राप्त होती है। उसी तरह जो बेसिकली जब नेचुरल कैलेमिटीज होती हैं, जैसे अर्थक्वेक आ जाता है या फ्लड आ जाता है, तो लोग जो होते हैं वो बेसिकली सरकार को जो है ग्रांट्स और डोनेशंस देते हैं। नाउ वी विल अंडरस्टैंड कैपिटल रिसीट्स। देखो कैपिटल रिसीट्स का पहले सबसे पहले हम मतलब देखते हैं। देखो कैपिटल रिसीट्स जो होती हैं वो मतलब रिसीट्स होती हैं जो गवर्नमेंट को रिसीव होती हैं, लेकिन वो गवर्नमेंट के लिए या तो लायबिलिटी क्रिएट करती है या गवर्नमेंट की एसेट के अंदर रिडक्शन करती है। May be defined as those receipt of the government which either create liability for the government or cause reduction in the assets of the government। जैसे गवर्नमेंट को लोन दिया जाता है, डेफिनेटली अगर गवर्नमेंट जो है लोन प्राप्त करती है तो वो गवर्नमेंट के लिए क्या है, लायबिलिटी होती है। उसी तरह गवर्नमेंट जो होती है जब अपने जो उनकी और मतलब पब्लिक सेक्टर्स के शेयर जैसे एयर इंडिया के शेयर वो सील करती है, तो वहां पे क्या होता है कि जो रिसीट प्राप्त होती है लेकिन उसके जो एसेट होते हैं गवर्नमेंट की उसके अंदर रिडक्शन होती है। कैपिटल रिसीट की जो एग्जांपल्स है, रिकवरी ऑफ लोन, बोरिंग एंड अदर लायबिलिटीज। बोरिंग एंड अदर लायबिलिटीज के अंदर क्या है कि जैसे जनरल पब्लिक से बोरिंग की जाती है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से की जाती है या रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से। अदर सीट के अंदर आ जाती है डिसइन्वेस्टमेंट के जब गवर्नमेंट जो है पब्लिक सेक्टर यूनिट के शेयर जो होते हैं प्राइवेट सेक्टर को सेल करती है, तो इसको हम डिसइन्वेस्टमेंट कहते हैं। तो ये जो है कैपिटल रिसीट की
एग्जाम्पल्स हैं। तो पहले हम देखते हैं रिकवरी ऑफ लोन कि जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट जो है कि जब फाइनेंशियल क्राइसिस होता है, कैलेमिटीज होती हैं, तो स्टेट गवर्नमेंट को मतलब जब फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स होती हैं तो स्टेट गवर्नमेंट जो होती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट से लोन लेती है। और जब ये लोन जो होते हैं स्टेट गवर्नमेंट से लिए जाते हैं तो गवर्नमेंट के एसेट जो होते हैं वो रिड्यूस हो जाते हैं। और उसी तरह गवर्नमेंट जो है बोरिंग कर सकती है जनरल पब्लिक से, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से। और जो दूसरी इसकी फॉर्म है वो है डिसइन्वेस्टमेंट, जो मैंने आपको बता ही दिया है कि जो कैपिटल रिसीट्स होती है या तो वो गवर्नमेंट के लिए लाइबिलिटी क्रिएट करती हैं या उनकी एसेट के अंदर रिडक्शन करती हैं। बजट एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट जो है इसको हम कह सकते हैं कि वो डेवलपमेंट और नॉन डेवलपमेंट के साथ जुड़ा हुआ है। और बजट एक्सपेंडिचर को हम क्लासिफाई कर सकते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर होता है जो गवर्नमेंट के लिए कोई एसेट क्रिएट नहीं करता और ना ही उसके लिए कोई गवर्नमेंट की लाइबिलिटी के अंदर रिडक्शन करता है। तो जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है उसकी दो स्पेशल फीचर्स हैं, डज नॉट क्रिएट एनी एसेट ऑफ द गवर्नमेंट और डज नॉट क्रिएट एनी रिडक्शन ऑफ द लाइबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट। तो पहली जो है डज नॉट क्रिएट एनी एसेट ऑफ द गवर्नमेंट के जब गवर्नमेंट स्पेंड करती है, जैसे ओल्ड एज पेंशन देती है, सैलरीज देती है, स्कॉलरशिप देती है, तो वो गवर्नमेंट के लिए जो है एसेट नहीं जनरेट होती। और उसी तरह गवर्नमेंट जब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर करती है तो वो गवर्नमेंट की लाइबिलिटी के अंदर कोई रिडक्शन नहीं होती। जैसे नेचुरल कैलेमिटीज के लिए जो है वो ग्रांट जो है प्रोवाइड करती है, तो वो कोई मतलब डज नॉट क्रिएट एनी रिडक्शन इन द लाइबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट। तो जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंदर इंपॉर्टेंट आइटम्स हैं जैसे वेज बिल ऑफ द गवर्नमेंट, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एमसीक्यू की फॉर्म में भी आ जाती हैं। इंटरेस्ट पेमेंट है या शॉर्ट क्वेश्चन भी आ जाता है, इंटरेस्ट पेमेंट एक्सपेंडिचर ऑन सब्सिडीज एंड डिफेंस परचेज। नाउ वी विल अंडरस्टैंड व्हाट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर। देखो, कैपिटल एक्सपेंडिचर रेफर टू द एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट फॉर ए फिस्कल ईयर। या तो वो एसेट क्रिएट करते हैं या वो गवर्नमेंट के लिए लाइबिलिटी के अंदर रिडक्शन करते हैं। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर के दो फीचर्स हैं, आइदर इट क्रिएट्स एसेट फॉर द गवर्नमेंट और रिडक्शन इन द लाइबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जब बेसिकली जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है इट आइदर क्रिएट्स एसेट फॉर द गवर्नमेंट और रिडक्शन फॉर द लाइबिलिटी। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर के अंदर जो इंपॉर्टेंट चीजें आ जाती है, जैसे गवर्नमेंट जो है लैंड एंड बिल्डिंग के ऊपर एक्सपेंडिचर करती है तो वो गवर्नमेंट के लिए एसेट क्रिएट होते हैं। मशीनरी और इक्विपमेंट बाय करती है तो वो एसेट्स होते हैं। और शेयर परचेज करती है तो डेफिनेटली वो जो है एसेट क्रिएट होते हैं। उसी तरह सेंट्रल गवर्नमेंट जो है स्टेट गवर्नमेंट को लोन देती है तो दैट इज ऑल्सो ए कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो प्लान एंड नॉन प्लान एक्सपेंडिचर के अंदर देखो जो बजटेड एक्सपेंडिचर होता है उसको हम प्लान एक्सपेंडिचर प्लस नॉन प्लान एक्सपेंडिचर के अंदर भी क्लासिफाई कर सकते हैं। प्लान एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर होता है जो गवर्नमेंट के जो स्पेसिफाइड प्लान्स होते हैं, प्रोग्राम्स ऑफ डेवलपमेंट होते हैं, या स्टेट गवर्नमेंट को जो सेंट्रल गवर्नमेंट असिस्टेंट देती है या वो इंक्लूडेड होते हैं। और प्लान एक्सपेंडिचर के अंदर रेवेन्यू एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर दोनों ही इंक्लूडेड होते हैं। नॉन प्लान एक्सपेंडिचर जो है जो कि स्पेसिफिक प्लान्स और प्रोग्राम के साथ नहीं जुड़ा होता और ना ही असिस्टेंस ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू स्टेट गवर्नमेंट के साथ जुड़ा हुआ होता है। तो जो नॉन प्लान एक्सपेंडिचर होता है जो कि रूटीन फंक्शनिंग के साथ जुड़ा, रेगुलर फंक्शनिंग के साथ जुड़ा होता है, रूटीन फंक्शनिंग के साथ, जैसे लॉ एंड ऑर्डर, डिफेंस और ग्रांट के साथ कनेक्टेड होता है। टोटल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर जो है जिसको हम क्लासिफाई कर सकते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर। और उसी तरह हम इसको इस तरह से भी क्लासिफाई कर सकते हैं प्लान एक्सपेंडिचर एंड नॉन प्लान एक्सपेंडिचर। तो कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जैसे फिस्कल डिसिप्लिन, इसका होता है रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर के बीच में बैलेंस बना के रखना। फिस्कल इनडिसिप्लिन होता है जब रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर के अंदर बैलेंस नहीं रखा जाता। डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कि गवर्नमेंट जो है एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट को जब विड्रॉ करती है। और उसी तरह जितनी भी ग्रांट सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को देती है तो वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है, चाहे कुछ ग्रांट जो होती है एसेट क्रिएट करती है। रेवेन्यू बजट जो होता है रेवेन्यू रिसीट एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को दिखाता है। कैपिटल बजट जो है कैपिटल रिसीट एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर को दिखाता है। नाउ वी विल अंडरस्टैंड बजट डेफिसिट।
तो सबसे पहले हम देखते हैं कि बजट डेफिसिट का मतलब क्या होता है। देखो, जो गवर्नमेंट का घाटा, डेफिसिट को हिंदी के अंदर हम कहते हैं घाटा। ये वो सिचुएशन होता है जब गवर्नमेंट का जो बजटेड एक्सपेंडिचर होता है वो बजटेड रिसीट से ज़्यादा होता है। इसका मतलब होता है कि गवर्नमेंट की इनकम जो होती है, जो रिसीट्स होती हैं, वो कम होती है, लेकिन उसका एक्सपेंडिचर जो होता है वो बजटेड रिसीट से ज़्यादा होता है। एक्सेस ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर के अंदर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर दोनों आ जाते हैं, जो कि ओवर एंड अबव टोटल रिसीट, रेवेन्यू रिसीट एंड कैपिटल रिसीट से गवर्नमेंट का जो बजटेड एक्सपेंडिचर है वो ज़्यादा होता है। बजट डेफिसिट मीन्स टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट, जहाँ पे टोटल एक्सपेंडिचर जो है दैट इज मोर देन द टोटल रिसीट्स। तो बजट डेफिसिट को हम क्लासिफाई कर सकते हैं रेवेन्यू डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट एंड प्राइमरी डेफिसिट। तो सबसे पहले हम रेवेन्यू डेफिसिट का मतलब, उसकी इम्प्लीकेशन, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर शॉर्ट क्वेश्चन में नोट आ जाता है। तो रेवेन्यू डेफिसिट जो है दैट इज द एक्सेस ऑफ द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ओवर द रेवेन्यू रिसीट्स। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट। रेवेन्यू रिसीट और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो होते हैं गवर्नमेंट के रेकरिंग एक्सपेंसेस होते हैं, और जब रेवेन्यू रिसीट से रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ज़्यादा होता है तो हम कहते हैं कि गवर्नमेंट को रेवेन्यू डेफिसिट हुआ है। तो देखो, इसका मतलब क्या इम्प्लीकेशंस है, इसकी क्या कॉन्सिक्वेंसेस हैं। और उसी तरह क्या होता है कि गवर्नमेंट का जब रेवेन्यू डेफिसिट होता है, क्योंकि रिसीट्स कम होती हैं और एक्सपेंडिचर ज़्यादा होता है, तो गवर्नमेंट को अपने एक्सपेंडिचर को मैनेज करने के लिए सोशल वेलफेयर प्रोग्राम जो होते हैं उसके ऊपर कट लगाना पड़ता है, जिससे सोशल वेलफेयर के अंदर कमी आती है। और उसी तरह अपने प्रोग्राम्स को कैरी ऑन करने के लिए सरकार को बोरिंग करनी पड़ती है, जिससे सरकार की लायबिलिटी बढ़ जाती है। और कई बार सरकार को डिसइन्वेस्टमेंट के माध्यम से भी जो होता है फंड्स रेज करने पड़ते हैं, अपने एसेट सेल करती है। यहाँ पे रेवेन्यू डेफिसिट को वो मैनेज करती है बोरिंग फ्रॉम द जनरल पब्लिक या रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से। तो या वो डिसइन्वेस्टमेंट करके या वो अपनी जो सब्सिडीज होती हैं उसके अंदर जो है कट करके। नाउ वी विल अंडरस्टैंड व्हाट इज फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट का मतलब है टोटल एक्सपेंडिचर। टोटल एक्सपेंडिचर के अंदर दोनों चीजें शामिल हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट्स। लेकिन यहाँ पे जो हमारी रेवेन्यू प्लस कैपिटल रिसीट्स हैं वो अदर देन बोरिंग, क्योंकि फिस्कल डेफिसिट से हमें पता चलता है कि गवर्नमेंट की टोटल बोरिंग रिक्वायरमेंट क्या है। तो फिस्कल डेफिसिट जो है दैट इज द एस्टिमेशन ऑफ टोटल बोरिंग बाय द गवर्नमेंट। ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट का मतलब होता है कि जो हमने आरबीआई से बोरिंग करनी है या बाहर से करनी है या नेट बोरिंग एट दी होम। तो अगर फिस्कल डेफिसिट ज़्यादा है तो इसका मतलब है कि गवर्नमेंट को बोरिंग की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है। तो फिस्कल डेफिसिट से ये है कि इन्फ्लेशन फैलती है, इन्फ्लेशनरी चक्रों में फंस जाती है, क्योंकि जैसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से जो है फिस्कल डेफिसिट को पूरा करने के लिए जब बोरिंग लेती है तो उससे क्या होता है कि मनी सप्लाई बढ़ जाती है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया न्यू नोट छापती है, तो जिससे क्या होता है कि मनी सप्लाई बढ़ जाती है, जिससे जनरल प्राइस लेवल बढ़ जाता है। तो बोरिंग फ्रॉम द आरबीआई मीन्स इंक्रीज इन मनी सप्लाई, इंक्रीज इन प्राइसेस, जिससे इन्फ्लेशन स्पाइरल फैल जाता है। और उसी तरह क्या होता है कि देखो, जब हम बोरिंग ज़्यादा करते हैं तो जीडीपी की ग्रोथ के रास्ते में रुकावट आती है, क्योंकि नेशनल इनकम जितनी होती है उसका काफ़ी सारा पार्ट जो होता है पास्ट डेट को पे करने में लग जाता है। तो ये विशियस सर्कल ऑफ हाई फिस्कल डेफिसिट में फंस जाती है। विशियस सर्कल का मतलब होता है कि वो कॉज भी होता है, इफेक्ट भी होता है, और जीडीपी ग्रोथ लो होती है। तो हाई फिस्कल डेफिसिट जो है लो जीडीपी को जन्म देता है, और लो जीडीपी हाई फिस्कल डेफिसिट को जन्म देती है, क्योंकि जब इनकम ही नहीं होती तो ज़्यादा एक्सपेंडिचर करने के लिए बोरिंग करनी पड़ती है। और उसी तरह क्राउडिंग आउट, हाई फिस्कल डेफिसिट क्राउडिंग आउट इफेक्ट भी क्रिएट करती है। तो ऐसे कि गवर्नमेंट ज़्यादा बोरिंग करती है, तो जिससे क्या होता है कि जो प्राइवेट इन्वेस्टर्स होते हैं उनके लिए फंड्स कम हो जाते हैं। तो जिसकी वजह से क्या होता है, क्योंकि गवर्नमेंट जो है ज़्यादा लोन ले जाती है जितना अवेलेबल होता है, तो प्राइवेट इन्वेस्टर्स के लिए कम बचता है, तो ओवरऑल इकोनॉमी के अंदर जो इन्वेस्टमेंट होती है वो रिड्यूस हो जाती है। और उसी तरह फिस्कल डेफिसिट से गवर्नमेंट की जो क्रेडिबिलिटी है उसके अंदर भी नुकसान होता है, क्योंकि जब गवर्नमेंट ज़्यादा बोरिंग करती है, चाहे वो डोमेस्टिक से है, इंटरनेशनल मनी मार्केट से है, तो लगता है कि गवर्नमेंट की फाइनेंशियल पोजीशन सही नहीं है। तो ग्लोबल इन्वेस्टर्स जो हैं अपने डोमेस्टिक इकोनॉमी से इन्वेस्टमेंट विड्रॉ करने शुरू कर देते हैं।
हाई फिस्कल डेफिसिट है तो इसका मतलब है फाइनेंशियल इनडिसिप्लिन, जिसके अंदर हमारा एक्सपेंडिचर जो है ज़्यादा है, बोरिंग ज़्यादा है, और यहाँ पे ग्रोथ भी लो हो जाती है जीडीपी की, और अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ जाती है, और इकोनॉमी के अंदर भी स्टेग्नेशन हो जाती है, जिसके अंदर क्या होता है कि प्रोग्रेस नहीं होती, और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के बिना रिवाइवल पॉसिबल नहीं होता। प्राइमरी डेफिसिट जो है फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। फिस्कल डेफिसिट जो होती है वो हमें बताती है गवर्नमेंट की टोटल बोरिंग क्या है, जिसके अंदर जो गवर्नमेंट ने इंटरेस्ट पे करना होता है उस बोरिंग रिक्वायरमेंट के अंदर वो भी शामिल होता है। लेकिन प्राइमरी डेफिसिट के अंदर हमें सिर्फ बोरिंग रिक्वायरमेंट के बारे में पता चलता है, इंटरेस्ट पेमेंट को छोड़ के। ये गवर्नमेंट की बोरिंग रिक्वायरमेंट क्या है, इंटरेस्ट पेमेंट उसके अंदर इंक्लूडेड नहीं होती। तो प्राइमरी डेफिसिट हमें बताता है कि करंट ईयर एक्सपेंडिचर और करंट रिसीट ऑफ द गवर्नमेंट के बेसिस पे गवर्नमेंट को कितनी बोरिंग करनी पड़ेगी। देखो इसकी इम्प्लीकेशंस भी वैसी हैं फिस्कल डेफिसिट की है, बट प्राइमरी डेफिसिट के अंदर हम बोरिंग देखते हैं, बट उसके अंदर हम इंटरेस्ट वाला पार्ट जो होता है इंक्लूडेड नहीं होता, तो इट डज नॉट कैरी द लोड ऑफ इंटरेस्ट। तो यहाँ पे ये बोरिंग तब होती है जब करंट ईयर एक्सपेंडिचर जो होता है वो करंट ईयर रेवेन्यू से ज्यादा होता है। जीरो प्राइमरी डेफिसिट का मतलब होता है कि बोरिंग ली जाती है जो पुराना इंटरेस्ट पेमेंट है उसको उतारने के लिए, तो ये फाइनेंशियल डिसिप्लिन को शो करता है। बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड बजट। देखो बैलेंस्ड बजट वो होता है जहाँ पे टोटल एक्सपेंडिचर जो होता है टोटल रिसीट के बराबर होता है। तो इसके बेनिफिट होता है कि देखो यहाँ पे जितना एक्सपेंडिचर है उतना, जितनी रिसीट है उतना एक्सपेंडिचर है, तो कोई वेस्टफुल एक्सपेंडिचर नहीं है, और ये फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और फाइनेंशियल डिसिप्लिन को भी शो करता है। लेकिन इसका जो नुकसान है कि अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम के लिए सोल्यूशन नहीं देता, और जो लेस डेवलप कंट्रीज होती है वहां पे गवर्नमेंट जो होती है वो बैलेंस बजट नहीं अडॉप्ट कर सकती, क्योंकि उसको ज्यादा पैसे जो है निवेश करना पड़ता है, तो डेट इज नॉट रिक्वायर्ड लेस डेवलप कंट्रीज के लिए। अनबैलेंस बजट जो होता है सरप्लस बजट भी हो सकता है, डेफिसिट बजट भी हो सकता है, जब रिसीट और एक्सपेंडिचर जो है एक दूसरे के साथ इक्वल नहीं होते। सरप्लस वो बजट होता है जिसके अंदर गवर्नमेंट रिसीट जो होती है वो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर से ज्यादा होती है। एस्टिमेटेड गवर्नमेंट रिसीट से आर मोर देन द एस्टिमेटेड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। इसका बेनिफिट ये होता है कि जब इकोनॉमी के अंदर इन्फ्लेशन है, एक्सेस ऑफ डिमांड की वजह से इन्फ्लेशन है, तो ये इन्फ्लेशनरी गैप को प्लग करने की कोशिश करता है, क्योंकि गवर्नमेंट जो है स्पेंड नहीं करती, निवेश नहीं करती, ताकि एग्रीगेट डिमांड को कम किया जा सके। इससे रेवेन्यू कलेक्शन के अंदर भी राइज होती है और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर के अंदर फॉल होती है। लेकिन इसका नुकसान ये होता है कि ये एग्रीगेट डिमांड को कम कर देता है, और ये जो बजट है डिप्रेशन डिफ्लेशन के अंदर जो है नहीं रिक्वायर्ड होता, वहां पे ये सोल्यूशन नहीं प्राप्त करता। और ये जो बजट है क्योंकि निवेश नहीं होता, तो जिसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट होती है और इक्विलिब्रियम काफी लो लेवल पे होता है। डेफिसिट बजट जो होता है जहाँ पे गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर जो है डेट इज मोर देन द एस्टिमेटेड गवर्नमेंट रिसीट। और केन्स ने कहा था कि अगर डिफ्लेशनरी सिचुएशन है तो डेफिसिट बजट जो है डेट इज द की इंस्ट्रूमेंट जिसके द्वारा हम डिप्रेसिंग सिचुएशंस को रिमूव कर सकते हैं, करेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे डेफिसिट बजट जो होता है दो वे से एग्रीगेट डिमांड को इंक्रीज करता है। जब गवर्नमेंट जो है इन्वेस्टमेंट करती है तो जिससे क्या होता है कि लोगों को एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है और एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज होती है डायरेक्टली बाय वे ऑफ द हाई गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। और इनडायरेक्टली क्या होता है कि जब प्राइवेट जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनको इंड्यूस किया जाता है कि वो ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करें, और यहाँ पे इंड्यूस किया जाता है ज़्यादा इन्वेस्टमेंट ज़्यादा कंजम्पशन करें। तो यहाँ से क्या होता है कि जो है एग्रीगेट डिमांड को रेज करने की कोशिश की जाती है। डेफिसिट बजट जो है देखो इसकी जो डीमेरिट है ये इन्फ्लेशन के अंदर इसका यूटिलिटी नहीं है, इन्फ्लेशन के अंदर डेफिसिट बजट नहीं चाहिए होता है, क्योंकि इन्फ्लेशन में एग्रीगेट डिमांड जो होती है एग्रीगेट सप्लाई से ज़्यादा होती है। क्योंकि जब फुल एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन होती है तो एग्रीगेट सप्लाई को हम इंक्रीज नहीं कर सकते, तो यहाँ पे इन्फ्लेशनरी गैप पैदा होता है और वेज प्राइस भी जो होता है वो भी चक्कर में बढ़ जाता है, क्योंकि इन्फ्लेशन की वजह से लोग जो होते हैं वेजेस को रेज करते हैं, और वेजेस रेज से भी जो है इन्फ्लेशन फैल जाती है।